वो वैसे ही लग रहा है अभी क्योंकि डार्क है। अच्छा जी, लास्ट हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। नेक्स्ट हमारे पास है फीचर ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, क्वालिटी ऑफ गुड इंफॉर्मेशन। कहते हैं क्वालिटी ऑफ गुड इंफॉर्मेशन, अच्छी इंफॉर्मेशन की क्वालिटीज़ क्या हैं, ठीक है जी। और इफेक्टिव मैनेजमेंट के फीचर्स क्या हैं। अगर फीचर्स पूछे, ये पूछे कि क्वालिटी ऑफ गुड इंफॉर्मेशन में, अच्छी इंफॉर्मेशन में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो हमने कहा सिंपल से ये वर्ड याद रख लिया। हमने कहा अच्छी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए। तो अच्छी इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, हमने कहा एक्यूरेट होनी चाहिए। अच्छी इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। अब ये एक्यूरेट ही पूरा की पूरा ना हमारे पास निमोनिक्स है, और एक एक के ऊपर हम एक एक फीचर पढ़ेंगे। सबसे पहले ए स्टार्ट होता है एक्यूरेट में। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। तो ए इटसेल्फ एक्यूरेट है। हमने कहा इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन में राउंडिंग ऑफ बहुत ध्यान से करना चाहिए, और अगर डेसिमल में आ जाए तो फिर राउंडिंग ऑफ नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज गलत डिसीजंस हो जाएंगे, ठीक है। मैं भी बताता हूँ इसको। तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अगर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो इनकरेक्ट एक्शन हमने ले लेंगे। हम गलत इन्फॉर्मेशन के ऊपर गलत एक्शन ले लेंगे तो रिजल्ट भी गलत निकलेगा, ठीक है। जैसे कि द डिग्री ऑफ राउंडिंग शुड बी अप्रोप्रिएट, राउंडिंग आपने ध्यान से करना है। देयर शुड बी नो मिस्टेक, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हमने लिखा, हमारे पास आंसर आ गया, पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास आई रुपीज़ 27.64, ठीक है। रुपीज़ 27.64, ये हमारे पास पर यूनिट आ गया। हाँ, कैलकुलेशन करके पर यूनिट कॉस्ट आ गई 27.64 पर यूनिट आ गई, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कहा यार ये 0.64 क्या लिखना, हमने इसकी जगह ना इसको काट दिया और हमने लिख दिया रुपीज़ 28 पर यूनिट, ठीक है। रुपीज़ 28 पर यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 1 लाख यूनिट बनाए, अगर हमने 1 लाख यूनिट बनाए, तो 1 लाख यूनिट की कॉस्ट कितनी आएगी, ठीक है। इसको भी मल्टीप्लाई बाय 1 लाख कर देंगे, और यहाँ से भी इसको भी मल्टीप्लाई बाय 1 लाख कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको पर यूनिट से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ज़ुबानी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। हमारे पास आंसर आ जाएगा 27,640,000, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। 27 लाख हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी। और अगर हम इसको 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 लाख आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, हमने से देखा थोड़ा सा तो राउंडिंग किया, लेकिन जब 1 लाख से मल्टीप्लाई हुआ, अब टोटल में देखो कितना डिफरेंस आ गया। हाँ जी, 2 लाख, ठीक है। तो 2 लाख जो हमारे पास डिफरेंस आया, अच्छा 27 है ना, और ये 28 है, ओके। तो हमारे पास डिफरेंस आ गया 36 का, ठीक है। इनको इसमें से माइनस करें ना, तो 36,000 का, तो 36,000 का हमारे पास अच्छा खासा डिफरेंस आ गई है, ठीक है। और अगर ये 1 लाख से 10 लाख हो जाए, ये 1 लाख से अगर 10 लाख यूनिट होते तो यहाँ पे 3,60,000 का डिफरेंस आ जाता, ठीक है। तो बज़ाहिर हमें देखिए एक छोटा सा राउंडिंग ऑफ का मसला लगता है, लेकिन जब वो टोटल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बात बहुत आगे निकल जाती है, ठीक है। ये लाखों में डिफरेंस आ जाता है, लाखों में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या करना, याद रखना, कभी भी पर यूनिट को राउंड नहीं करना, पर यूनिट को हमेशा 2 डेसिमल प्लेस पर रखना, पर यूनिट को कभी भी 28 में कन्वर्ट नहीं करना। हाँ जी, ऐसे ही है, ठीक है। वो राउंडिंग ऑफ नहीं कर सकते,
राउंडिंग ऑफ वो करेंगे तो वो हमसे लाख हज़ारों रुपए एक्स्ट्रा कमा लेंगे, ठीक है। तो पर यूनिट को राउंड नहीं कर सकते, टोटल को राउंड कर सकते। देखें टोटल को राउंड करना, फॉर एग्जांपल ये आया मेरे पास 27,064 है ना, ठीक है। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर दूं, अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर दूं तो शायद मुझे ज़्यादा फर्क ना पड़े। 27,000 27,000,760,000, ठीक है। तो मैंने कहा यार 64 क्यों लिखना, 60 ही लिख लेते हैं, ठीक है नहीं। तो अब देखिए मैक्सिमम सिर्फ 4,000 का डिफरेंस आएगा। और अगर जी जी कम लिख लें, एक्सपेंसेस को कम शो कर दो, ठीक है। ज़्यादा करना चाहो 64 को 65 लिख दो, 1,000 का डिफरेंस आ जाएगा। तो नॉर्मली ऑलरेडी राउंड ऑफ है ऑलरेडी। अगर इस तरह से आ जाता कि 276400 0.72, अब ये है, तो अब 72 आ रहा था, हमने कहा यार इसके लिए यही लिख लो, यही इतना इसे लिख लो, इसको रहने दो। देखिए 0.72 पैसों का फर्क पड़ रहा है, तो कोई फर्क नहीं है। टोटल को राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं, पर यूनिट को राउंड ऑफ करेंगे तो देखिए 36,000 का हमारा पर डिफरेंस निकल आया, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहा है इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। देखो अगर हम कोई रेसिपी बना रहे हैं और अगर उस रेसिपी की हमारे पास आधी इन्फॉर्मेशन है, क्या वो रेसिपी पूरी बन पाएगी? नहीं, नहीं बन पाएगी ना। और अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो और कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हो और इन्फॉर्मेशन अधूरी है, क्या अधूरी इन्फॉर्मेशन किसी काम की होगी? नहीं। तो इसका मतलब इन्फॉर्मेशन शुड इंक्लूड ऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, उसमें सारी ज़रूरी बातें होनी चाहिए ताकि हम डिसीजन ले सकें और अच्छा प्लान और कंट्रोल लगा सकें। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इंफॉर्मेशन कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। मैनुअल इंफॉर्मेशन इज नॉट इफेक्टिव इफ द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इट मोर देन द बेनिफिट इट एक्सपेक्टेड। कहता है कि इंफॉर्मेशन कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, यानी कि कॉस्ट कम हो और उससे मिलने वाला बेनिफिट हमें ज़्यादा मिले। देखो मैंने एक इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए $100 खर्च कर दिए और उससे मिलने वाला बेनिफिट मुझे सिर्फ 80 का ही आना था, तो मैं तो बेवकूफ़ हूँ उससे इंफॉर्मेशन ली जिससे कॉस्ट ज़्यादा लगी और बेनिफिट कम मिला। तो मुझे तो ऐसी इन्फॉर्मेशन लेनी ही नहीं चाहिए थी, मेरी काम की नहीं है, ठीक है। हाँ, समटाइम ऐसा होता है ना, अगर जैसे हम न्यूज़ चैनल वाले और हमें अंदर की खबरें चाहिए होती हैं, हम पैसे लगाते हैं यार, वो पता कर वो मिनिस्टर क्या कर रहा है, वो पता चलो यार वो बंदा क्या कर रहा है, वो SHO देख क्या कर रहा है, वो फलाना क्या कर रहा है ना, वो पॉलिटिशियन क्या कर रहा है, हाँ। तो हम पैसे लगाते हैं। अब वो जो इन्फॉर्मेशन मिली तो अब उससे फ़ायदा तो नहीं हुआ जितनी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए मैं खर्चा कर बैठा, ठीक है। अंडरस्टैंडेबल यूज़र टारगेट कहता है इन्फॉर्मेशन वो चीज़ चाहिए जो यूज़र्स के मुताबिक हो, यूज़र के मुताबिक। मिसाल के तौर पर अगर मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है तो लोग चाह रहे हैं यार पॉलिटिकली मामला सही कैसे होंगे, हम ये सुनना चाहते हैं। अब उस लम्हे में हमें स्पोर्ट की खबरें सुनाई जा रही हों, ठीक है, अमेरिका में क्या हो रहा है ये बताया जा रहा हो, बारिशें कब होनी नहीं होनी ये बताया जा रहा हो, तो ये कि यार ये तो हमारे मुताबिक नहीं है, ये तो हम सुनने नहीं जा रहे हैं, ये तुम क्या सुनाई जा रहे हो, ड्रामों की खबरें चल रही हों, ये नहीं चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन वो होनी चाहिए जो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए और जो यूज़र टारगेट होनी चाहिए जिसको ऑडियंस सुनना चाह रही हो, ठीक है। यानी कि वो इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा जो मेरी ऑडियंस के लिए फ़ायदेमंद होगी, कहानियाँ नहीं सुनाता रहूँगा। और ये नहीं है अब ऑडियंस कोई इन्फॉर्मेशन सुनने आ गई तो इतनी मुश्किल मुश्किल उर्दू बोलूँ या इतनी मुश्किल मुश्किल इंग्लिश बोलूँ, अब उनको मेरी बात समझ ना आए, तो मैं डिफ़िकल्ट जार्गन यूज़ नहीं कर सकता, बहुत हाई फाई उर्दू नहीं इस्तेमाल कर सकता, बहुत हाई फाई इंग्लिश इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो मुझे इन्फॉर्मेशन वो देनी है जो क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल बाय द यूज़र होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट होनी चाहिए। इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जस्ट वेस्ट टाइम एंड मनी होता है, ये जस्ट लिखा हुआ है। इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन सिर्फ पैसों का और वक्त का ज़ाया होता है, ठीक है। अथॉरिटेटिव कहता है इन्फॉर्मेशन जहाँ से आप ले रहे हो ना, वो आपका सोर्स जो है वो रिप्यूटेबल और रिलायबल होना चाहिए। जैसे कि हम न्यूज़ चैनल में काम करते हैं और हमने कहा एक हमारे पास धमाकेदार खबर मिली है कि ये होने वाला है पाकिस्तान में,
तो कहेंगे हम तुम्हारी बात को कैसे यकीन कर लें, हमें खबर फैला दें तो बाद में हम भी फांसी चढ़ जाएं। हाँ, तुम बताओ तुम्हारा सोर्स क्या है, क्या रिलायबल सोर्स है, किसी ऑथेंटिक बंदे से बात पता चली है, या आई मीन सुनी सुनाई बातें हम तक पहुंचाने आ गई। ठीक है, तो अगर रिलायबल रिप्यूटेबल सोर्स होगा फिर वह हम खबर पब्लिश करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे, रिस्क है ना। टाइमली इंफॉर्मेशन टाइमली वक्त पर अच्छी लगती है। आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था और वहाँ पे एडमिशन क्लोज हो गए, आपके दो दोस्त ने आपको एडमिशन क्लोज होने के बाद कहा यार उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन खुले हुए थे तो तूने अप्लाई किया, तो तूने कहा यार सुबह ही करते हैं अप्लाई करो, उसने कहा नहीं नहीं अब तो रहने दे, अब तो क्लोज हो गए। उसने कहा फिर नालायक मुझे बता क्यों रहा है, फिर जब एडमिशन ही क्लोज हो गया तो मुझे बता ही ना, अभी मेरा खून सुखा रहा है, हाँ जला रहा है मुझे, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो इससे अच्छा तो मुझे बताता ही ना। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि काश मैं भी अप्लाई कर देता, तो अब तुम नहीं अब क्यों बता रहे, पहले बताना चाहिए था ना जब एडमिशन ओपन थे, ताकि मैं कुछ कर पाता। ईजी टू यूज इंफॉर्मेशन वो होनी चाहिए जो क्लियरली प्रेजेंटेड हो, बहुत लंबी चौड़ी इंफॉर्मेशन ना हो, और राइट कम्युनिकेशन चैनल से दी गई हो। मैंने कहा कि भाई मुझे मेल पे जवाब चाहिए तो मैं मेल का ही इंतज़ार करूंगा। ऐसे नहीं है, मान लिया आप जॉब के लिए गए और आप जॉब के लिए सिलेक्ट हो गए और उन्होंने कहा कि भाई यू आर सिलेक्टेड फ्रॉम आवर साइड बट यू हैव टू कंफर्म नाउ। ठीक है, हम आपको एक ईमेल सेंड करेंगे और ईमेल में आपने अपने रिप्लाई हमें कर देना है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन आवर जॉब। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है, तो और उसने कहा कि भाई हफ्ते के अंदर मेल आ जाएगी और आपको हफ्ते के अंदर अंदर जवाब देना पड़ेगा, वरना फिर हम वैकेंसी किसी और को दे देंगे। तो आप ये बात भूल गए, तो हफ्ता गुजर गया, आपने कहा चलो यार वो मैं सिलेक्ट हो ही गया था, तो क्या पता व्हाट्सएप का दौर चल रहा है तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देंगे यार आप सिलेक्ट हो गए, ये कर दोगे, मेल का आपको ध्यान ही नहीं रहा। हफ्ता गुजरने के बाद क्या, ओ हो यार व्हाट्सएप पे तो कोई कम्युनिकेशन ही नहीं, कोई कॉल शॉल भी नहीं आई मुझे, तो क्यों ना मैं मेल चेक करूँ। मेल चेक किया तो हफ्ते की मेल आई हुई थी, तो आपने रिस्पॉन्स ही नहीं किया, उन्होंने आपकी सीट किसी और को दे दी। तो अगर उन्होंने कहा है कि मेल, तो मेल का मतलब मेल ही है, ये नहीं कि व्हाट्सएप में चेक करना बैठ जाऊँ। अगर उनका भाई टेलीफोन के जरिए बताएंगे तो टेलीफोन के जरिए बताएंगे, वेबसाइट के जरिए तो वेबसाइट के जरिए, कोई लेटर शेटर भेजेंगे तो लेटर शेटर ही आएगा घर पे। तो जो कम्युनिकेशन आपने सेलेक्ट कर ली उसी को फिर इस्तेमाल करना, यही नहीं कहना उसने कहा मेल तो आप कहें नहीं मैं तो व्हाट्सएप का इंतजार कर रहा था, है। अगर उन्होंने कहा व्हाट्सएप तो अब ये नहीं कि मैं तो मेल का इंतजार कर रहा था, नहीं, तो जो कम्युनिकेशन तय हो गई वो उसी को फॉलो करेंगे। तो ये अच्छी क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। और एक्यूरेट देखें, ACCURATE, ये खुद भी एक्यूरेट है, ठीक है जनाब। अच्छा जी, इनमें से कौन सी अच्छी क्वालिटी की इंफॉर्मेशन नहीं है, इनमें से कौन सी गुड क्वालिटी नहीं है, नॉट नेसेसरीली क्वालिटी ऑफ गुड इंफॉर्मेशन, इनमें से कौन सी गुड क्वालिटी नहीं है इंफॉर्मेशन की। हाँ, कहता है इन्फॉर्मेशन जल्दी जल्दी नहीं देनी चाहिए। देखो, अगर कोई मुझसे जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन मांगेगा तो जल्दी में तो मैं रिलायबल इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा ना, जल्दी में तो जो गलत इन्फॉर्मेशन होगी पूरी पूरी करके दे दूंगा। तो जल्दी की इन्फॉर्मेशन नुकसानदेह होती है, थोड़ा वक्त लूंगा और रिलाई करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन 3, ऑल क्वालिटीज ऑफ गुड इन्फॉर्मेशन, कहता गुड इन्फॉर्मेशन में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। नहीं, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट वाली सही, यूनिवर्सल वाली सही नहीं है भाई, इन्फॉर्मेशन वही थोड़ी यूनिवर्सल सही हो, हमने आपको बात पहुंचानी है, बस आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, पूरी दुनिया के लिए तो नहीं है ना। हाँ, तो रिलायबल कंसिस्टेंट टाइमली ज़्यादा बेस्ट है ये। ठीक है, आगे चलते जनाब। सोर्स, सोर्सेज एंड कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्सेज एंड कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे पहले प्राइमरी डाटा आ जाता है।
प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो इन्वेस्टिगेटर जो होता है, या रिसर्च करने वाला होता है, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पेसिफिकली खुद कलेक्ट करता है। और ये जो प्राइमरी डाटा होता है ये पर्सनल डाटा होता है। जैसा कि एग्जांपल में पर्सनल ऑब्जर्वेशन, मैंने पर्सनली चीज़ों को ऑब्जर्व किया और वहाँ से जो मैंने डाटा कलेक्ट किया वो सारा डाटा मेरे लिए कौन सा डाटा होगा? प्राइमरी डाटा होगा, क्योंकि मैंने वो खुद ऑब्जर्व किया। हाँ जी। जैसे कि मैं बाहर गया और मैंने ऑब्जर्व किया कि यार लोग ट्रैफिक सिग्नल पे प्रॉपर रुक नहीं रहे होते, रेड हो भी ज़्यादा लोग फिर भी निकलने की कोशिश करते हैं, जो कि कॉज बनता है एक्सीडेंट्स का। ठीक है, ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया। फिर क्वेश्चन एयर, जैसे कि मैंने रेस्टोरेंट की एग्जांपल दी, रेस्टोरेंट में गए, क्वेश्चन एयर आ गया कि हमारा खाना कैसा लगता है, सर्विस, इन्वायरमेंट, सारा। अब ये जो होटल वाले ये जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ये जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये पर्सनली खुद कर रहे हैं ना, अपने मकसद पूरा करने के लिए। तो ये डाटा उनके लिए कौन सा डाटा होगा? प्राइमरी डाटा होगा या रॉ डाटा होगा। फिर मैंने इंटरव्यू किया। अब इंटरव्यू में जो मैं इंटरव्यूअर हूँ, इंटरव्यू ले रहा हूँ, एक बंदा जॉब के लिए आया, अब मैं उससे सवालों जवाब कर रहा हूँ, और वो जितने भी जवाब दे रहा है वो डायरेक्ट मुझे मिल रहे हैं, उससे डायरेक्ट मिल रहे हैं मुझे। इसका मतलब मेरा प्राइमरी डाटा होगा, प्राइमरी सोर्स होगा। कंज्यूमर सर्वे रिजल्ट, मैंने एक कंज्यूमर सर्वे करवाया कि यार मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मैंने मार्केट में सर्वे करवाया कि लोग कौन सी चीज़ खाना पसंद करते हैं। अब वो जो डाटा सारा मिला, ये मैंने खुद अपनी मेहनत से कलेक्ट किया, खुद कलेक्ट किया, ये मेरा प्राइमरी डाटा होगा, क्योंकि डायरेक्ट लोगों ने मुझे ये खुद प्रोवाइड किया। ठीक है, मैंने किसी सुना नहीं है, खुद डाटा कलेक्ट किया। सेकेंडरी डाटा क्या होता है? कहता है इन्वेस्टिगेशन ने खुद कलेक्ट नहीं किया होता, द डाटा विच इज रेलिवेंट टू द इन्वेस्टिगेशन। कहता है डाटा इन्वेस्टिगेशन के लिए रेलिवेंट होता है या इन्वेस्टिगेटर के लिए रेलिवेंट होता है, लेकिन कलेक्टेड प्रीवियसली फॉर सम अदर पर्पस, लेकिन वो किसी और ने किसी और अपने मकसद के लिए कलेक्ट किया होता है। यानी कि अगर मैं किसी और का डाटा इस्तेमाल करूंगा, इफ आई यूज द डाटा ऑफ अनदर पर्सन फॉर माई ओन ऑब्जेक्टिव, फॉर माई ओन गोल, तो वो डाटा मेरे लिए सेकेंडरी डाटा होगा, क्योंकि वो डाटा मैंने खुद कलेक्ट नहीं किया, मैंने किसी और का डाटा इस्तेमाल किया। फॉर एग्जाम्पल, आपकी टीचर ने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ऐसे लिख कर लेकर आओ। जब आप लोग ऐसे लिखोगे तो आपने क्या किया, एक इंग्लिश की किताब पकड़ी ऐसों वाली और वहाँ से 2 पैरा छाप लिए, और 2 पैरा आपने इंग्लिश की बुक से लिखे। कि भाई इंग्लिश की बुक आपने लिखी नहीं, वो किसी ऑथर की है ना, तो आपने किसी की इंफॉर्मेशन को अपना मकसद पूरा करने के लिए लिखी, तो वो आपके लिए क्या बनेगी? किताब सेकेंडरी सोर्स। आपने फिर गूगल में अनएम्प्लॉयमेंट कैसे सर्च किया, और वहां से फिर क्या किया, आप लोगों ने एक पैराग्राफ लिख लिया, एक पैराग्राफ लिख लिया। अच्छा, क्या कह रहा था यार? तो आप लोगों ने नेट से ऐसे सर्च किया और एक पैराग्राफ नेट से देख लिया। अब वो नेट पे जो ऐसे आपने लोगों ने कॉपी किया, कि वो नेट पे ऐसे आपने लिखा नहीं, तो आप किसी और का डाटा इस्तेमाल करें, इसका मतलब वो आपके लिए क्या होगा? सेकेंडरी डाटा। तो हर वो इन्फॉर्मेशन जो टेलीविजन से मिलती है, क्या वो टेलीविजन वालों को मेहनत ही होती है? नहीं। तो टेलीविजन की इंफॉर्मेशन मेरे लिए सेकेंडरी, इंटरनेट की इंफॉर्मेशन मेरे लिए, जो मैं किताबें पढ़ता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, मैगजीन पढ़ता हूँ, या कंपनी के फाइनेंशियल स्टेट्स पढ़ता हूँ, वहाँ से जो डाटा मिलेगा मेरे लिए, और बुक और आर्टिकल से जो डाटा मिलेगा मुझे, ये मेरे लिए सेकेंडरी डाटा होगा। तो फिर कंक्लूड क्या हुआ? प्राइमरी डाटा इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है और डायरेक्ट कलेक्ट करता है, जबकि सेकेंडरी डाटा वो खुद कलेक्ट नहीं करता, किसी और का डाटा यूज करता है अपना मकसद पूरा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से देखो कौन सी इंफॉर्मेशन सही है प्राइमरी डाटा के लिए? पहले वाला पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन ऑन टाइम शीट यूज्ड फॉर मेकिंग अप वेजेस। इंफॉर्मेशन ऑन टाइम शीट यूज फॉर मेकिंग अप वेजेस। देखो, वेजेस, तनख्वाहों का हिसाब रखने के लिए हमने टाइम शीट बनाई है। ये बिजनेस ने टाइम शीट बनाई, टाइम शीट में लिखा होता है कि एम्प्लॉय कब आए, कब गए, इन्होंने कितना काम किया, उस लिहाज से उनको तनख्वाहें देंगे। ये तो बिजनेस खुद बना रहा है ना, इसका मतलब ये तो प्राइमरी डाटा उनका। ठीक है, सेकंड वर्ड, मान ले कि एक बंदे ने आज इतने दिन घंटे काम किया, तो पर आवर के हिसाब से उसको पैसे मिलते हैं, तो टाइम शीट बनाएंगे तो पता चलेगा ना किस बंदे ने कितने घंटे काम किया, और उसको उन घंटों के हिसाब से पैसे मिलेंगे। किसने 10 घंटे किए, किसने 6 घंटे किए, किसने 5 घंटे किए, किसने 12 घंटे किए। तो ये तो सारा डेटा हमें खुद मिल रहा है ना, ये प्राइमरी हो गया। बाकी पढ़ लेते हैं ज़रा।
इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट पब्लिकेशन, ये तो गवर्नमेंट की पब्लिकेशन है ना, यहाँ से जो हम इंफॉर्मेशन लेंगे वो सेकेंडरी होगा। फिर तीसरा वाला, ये तीसरा वाला इधर, तीसरा वाला कह रहा है इंफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रेड पब्लिकेशन। तो पब्लिकेशन अभी हमने पढ़ा, आर्टिकल्स अभी हमने, ये पब्लिकेशन अभी हमने पढ़ा, ये तो होते सेकेंडरी। तो इनमें से पहले वाले क्या होगा हमारे लिए, प्राइमरी डाटा होगा, ओनली C1। क्लियर? अच्छा जी, फिर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन हम कहाँ से ले सकते हैं? सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन हम कहाँ से ले सकते हैं? हमने कहा भाई दो जरिए इंफॉर्मेशन को लेने के, एक इंटरनल सोर्स होता है और एक एक्सटर्नल सोर्स होता है। एक इंटरनल सोर्स होता है और एक हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स होता है। इंटरनल सोर्स क्या, हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से कौन सी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी? मिसाल के तौर पर कंपनी के पर्सनल रिकॉर्ड, ये इंटरनल इंफॉर्मेशन है या बाहर वालों की इंफॉर्मेशन है? कंपनी से बाहर की इंफॉर्मेशन है, कंपनी के अंदर की इंफॉर्मेशन है? हाँ, तो इंटरनल सोर्स कंपनी के अंदर की इंफॉर्मेशन होगी। तो अगर मुझे कंपनी के रिकॉर्ड चेक करने हैं तो ये मुझे इंटरनल इंफॉर्मेशन है मेरे पास। फ्रॉम, वो कहते हैं ना तेरे पास अंदर की खबर क्या, अंदर की खबर क्या, उस कंपनी की खबर क्या, ठीक है। फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड, भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपनी की अपनी बनेगी, ये भी इंटरनल रिकॉर्ड हो गया। एम्प्लॉयज़ को क्या, उसको कितनी तनख्वाह, एम्प्लॉयज़ को क्या तनख्वाह दी जा रही है, और कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, और कौन कौन सी न्यू प्रोडक्ट बन रही है, उसकी क्या कॉस्ट आ रही है, ये सारी इंटरनल इंफॉर्मेशन। अकाउंटेंसी फर्म डिटेल, कौन सी फर्म इनका ऑडिट करने आती है, ऑडिट डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, ऑडिट डिपार्टमेंट का वर्क कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, उसकी इनवाइसेस बनी या नहीं बनी, ये सारी अंदर ही खबरें। तो सारी जो अंदर ही खबरें होंगी वो इंटरनल सोर्स होंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा कंपैटर है, वो किसी अंदर के बंदे को पैसा लगाता है, यार ये अंदर हमें बता देते तेरी कंपनी में चल क्या रहा है, ठीक है। नहीं, वो इंटरनल इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है ना, कंपनी के अंदर की इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है। जो कंपनी के अंदर की इन्फॉर्मेशन होगी, मिसाल के तौर पर कह रहा है यार तुम, सुनने में आ रहा है कि तुम एक प्रोडक्ट को डिवेल्प कर रहे हो, ज़रा उसके बारे में तो बताओ वो क्या चीज़ है। तो अब वो जिस बंदे को पैसे लगाए वो खबरी अंदर का है ना, अंदर का बंदा है ना, वो देखेगा अच्छा यार और इदारे में ही चल रहा है, तो कहेगा सर वो तो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, ज़रा सर आप भी तैयारी कर लें उसकी भी, ठीक है। एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन का बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये बिजनेस के बाहर की खबर होती है। इंटरनल क्या होगा, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जबकि एक्सटर्नल क्या होगा, आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स स्टैटिस्टिक, अब इन्फ्लेशन मुल्क में क्या हो रही है, इसका ताल्लुक बिजनेस के इंटरनल मामला से तो नहीं है ना, ये तो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। हेल्थ एंड सेफ्टी लेजिस्लेशन, कानून साजी हो रही है, ये तो गवर्नमेंट का काम है कानून साजी करना, ये भी एक्सटर्नल है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये IFRS वो बनाएगा, आईफैक बनाएगा, ठीक है। अब ये सारे सारे एक्सटर्नल, वेदर कंडीशंस क्या है, फैशन एंड टेस्ट क्या है, ये सारी की सारी, बैंक से लोन लेना क्या है, बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये सारी की सारी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है। इसका बिजनेस के इंटरनल डिसीजन मेकिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, नहीं नहीं अभी रह गया, कल हम इंशाल्लाह कर देंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंट में क्या डिफरेंस है, मैंने हल्का सा आपको बता दिया था, ये वही लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, बता दिया था ना आपको, ठीक है। तो ये ज़रा कल दोबारा पढ़ लेंगे और कल इंशाल्लाह हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, अल्लाह हाफिज़।